नमस्ते श्रोताओं, द बेटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपके YouTube चैनल पर, जहां हम प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं जो एक बेहतर भविष्य बनाती है। आज हम लेकर आए हैं शी जिनपिंग की असाधारण कहानी, जो चीन के सबसे ताकतवर नेता है। लियांग जियाही की गुफाओं से लेकर वैश्विक मंच तक उनका सफर संघर्ष, महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता की रोमांचक दास्तान है। चाहे आप उनकी उपलब्धियों की तारीफ करें या उनके विवादों पर सवाल उठाएं, ये ऑडियो बुक उनकी जिंदगी के हर पहलू को सरल हिंदी में उजागर करेगी। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने, महसूस करने और सपने देखने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। शी जिनपिंग का जन्म 15 जून 1953 को हुआ था, बीजिंग में, जो चीन की राजधानी है। उस समय चीन एक नया देश था जो 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद बना था। शी का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। उनके पिता शी झोंगशुन कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। वे माओ त्से-तुंग के साथी थे और बाद में उप प्रधानमंत्री बने। उनकी मां क्वी शिन एक साधारण महिला थी जो परिवार को संभालती थी। शी जिनपिंग 3 भाई बहनों में तीसरे थे। उनकी 2 बड़ी बहनें थी, क्वी कियाओ कियाओ और क्वी अनान। इसके अलावा एक सौतेली बहन शी जिनपिंग भी थी, जो उनके पिता की पहली शादी से थी। बीजिंग के झोंगनानहाई इलाके में, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता रहते थे, शी का बचपन शुरू हुआ। ये इलाका खास था, बड़े बड़े घर, अच्छे स्कूल और हर सुविधा। शी को अच्छे कपड़े मिलते, अच्छा खाना मिलता और स्कूल में अच्छी पढ़ाई। वहां वे अपने दोस्तों के साथ खेलते, हंसते और सपने देखते थे। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन नहीं चला। शी जब सिर्फ 9 साल के थे, यानी 1962 में, उनके परिवार पर मुसीबत आ गई। उनके पिता पर आरोप लगा कि वे पार्टी के खिलाफ है। ये उस समय की राजनीति थी, जहां कोई भी बड़ा नेता किसी साजिश का शिकार हो सकता था। शी के पिता को जेल में डाल दिया गया। उनके घर पर छापे मारे गए। सैनिक आए, सामान जब्त किया, किताबें फाड़ दी। शी की मां क्वी शिन को मजबूर किया गया कि वे पति के खिलाफ बयान दे, वरना उन्हें भी सजा मिलेगी। यह परिवार के लिए बहुत दुखद समय था। शी ने बाद में कहा, मैंने देखा कि सत्ता कितनी नाजुक हो सकती है। इस समय शी सिर्फ एक बच्चे थे। उनके दोस्तों ने उनसे दूरी बना ली। स्कूल में टीचर और बच्चे उन्हें ताने मारते। उन्हें ब्लैक कैटेगरी कहा जाता, यानी दुश्मन की औलाद। ये अपमान उनके दिल को चुभता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी मां ने उन्हें सिखाया, जिंदगी में धैर्य रखो, सच की जीत होती है। शी ने अपने छोटे से दिल में ये बात बिठा ली कि वे मजबूत बनेंगे। 1966 में, जब शी 13 साल के थे, चीन में सांस्कृतिक क्रांति शुरू हुई। ये माओ त्से-तुंग का एक आंदोलन था, जिसका मकसद था पुरानी परंपराओं, संस्कृति और नेताओं को खत्म करना। माओ ने युवाओं को रेड गार्ड्स बनाया, जो स्कूलों, घरों और दफ्तरों में जाकर क्रांतियां करते। शी का परिवार इसका शिकार बना। उनकी सौतेली बहन शी जिनपिंग को रेड गार्ड्स ने इतना सताया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये शी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने बाद में बताया, मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा। स्कूल बंद हो गए। शी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्हें सड़कों पर अपमान सहना पड़ता। एक बार रेड गार्ड्स ने उन्हें पकड़ा और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उनके सिर पर कागज की टोपी पहनाई, जिस पर लिखा था, दुश्मन का बेटा। लोग हंसते थे, चिल्लाते थे, लेकिन शी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि अपमान को सहने की ताकत इंसान को मजबूत बनाती है। इस दौरान उनके पिता जेल में थे। मां को भी सजा मिली। उन्हें मजदूरी करने के लिए भेजा गया। शी और उनकी बहनें अकेले पड़ गए। घर में खाने को कुछ नहीं होता था। शी ने बताया, कई रातें भूखे सोना पड़ता था।
लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा। 1969 में जब शी 15 साल के थे, उन्हें बीजिंग से दूर शांक्सी प्रांत के लियांगजियाहे गांव भेज दिया गया। ये माओ का डाउन टू कंट्री मूवमेंट था। शहर के पढ़े लिखे युवाओं को गांव भेजा जाता था ताकि वे मेहनत सीखें और क्रांति को समझें। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। लियांगजियाहे एक गरीब गांव था। वहां न बिजली थी, न सड़कें, न पानी की सुविधा। शी को एक गुफा घर में रहना पड़ा। ये गुफाएं पहाड़ों में खोदी जाती थी, जिनमें मिट्टी की दीवारें और छोटा सा दरवाजा होता था। सर्दियों में ठंड से कांपते, गर्मियों में गर्मी से तड़पते। शी बताते हैं, पहली रात मैं सो नहीं सका। गुफा में कीड़े थे, चूहे दौड़ते थे। मुझे लगा कि मैं यहां नहीं टिक पाऊंगा। गांव में शी को खेतों में काम करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठकर वे फावड़ा चलाते, गेहूं बोते, भैंस चराते। उनके हाथों में छाले पड़ गए, पैर कीचड़ में सड़ने लगे। खाना सिर्फ मक्की की रोटी और पानी। कई बार भूखे रहना पड़ता। शी कहते हैं, मैंने पहली बार जाना कि गरीबी क्या होती है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे गांव वालों के साथ मिलकर काम करते। शुरू में लोग उन्हें शहर का लड़का कहकर चिढ़ाते थे। उनके कपड़े, बोलने का तरीका सब अलग था। लेकिन शी ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। एक बार गांव में बाढ़ आई, सारा अनाज बह गया। लोग निराश हो गए, लेकिन शी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया और नदी के किनारे मिट्टी की दीवार बनाई। दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत रंग लाई और अगली फसल बच गई। इस घटना ने उन्हें गांव वालों का सम्मान दिलाया। लोग अब उन्हें अपना मानने लगे। एक बूढ़े किसान ने कहा, यह लड़का शहर से आया है, लेकिन दिल इसका गांव वाला है। रात को जब सब सो जाते, शी लालटेन की रोशनी में पढ़ते। वे मार्क्स, लेनिन और माओ की किताबें पढ़ते, लेकिन साथ ही चीनी साहित्य और इतिहास भी। वे कहते हैं, किताबों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने जाना कि मेहनत और ज्ञान से कुछ भी संभव है। इस पढ़ाई ने उनके दिमाग को तेज किया। वे समझ गए कि अगर उन्हें कुछ बनना है तो मेहनत और बुद्धि दोनों चाहिए। शी ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता के दुश्मन होने के कारण उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया। 10 बार उनकी अर्जी ठुकराई गई। हर बार उन्हें अपमान सहना पड़ता, लेकिन वे रुके नहीं। 1974 में उनकी मेहनत और गांव वालों की सिफारिश से उन्हें पार्टी की सदस्यता मिली। ये उनके लिए बड़ी जीत थी। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए सिर्फ एक सदस्यता नहीं थी, ये मेरी मेहनत की पहचान थी। 7 साल तक 1969 से 1975 तक शी लियांगजियाहे में रहे। इस दौरान उन्होंने गरीबों की जिंदगी को करीब से देखा। एक बार एक किसान बीमार पड़ गया। शी ने उसे अपने कंधे पर उठाकर 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल पहुंचाया। रास्ते में बारिश थी, कीचड़ था, लेकिन शी रुके नहीं। इस तरह की कहानियां गांव में मशहूर हो गई। लोग उन्हें अब हमारा शी कहने लगे। शी कहते हैं, लियांगजियाहे मेरी दूसरी यूनिवर्सिटी थी। वहां मैंने सीखा कि मेहनत, धैर्य और लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है। इन सालों ने उनके दर्शन को बनाया। बाद में जब वे नेता बने तो उन्होंने गरीबी हटाने के लिए बड़े कदम उठाए, जो इस अनुभव से प्रेरित थे। 1975 में जब शी 22 साल के थे, उनके पिता जेल से रिहा हुए, लेकिन शी झोंगशुन पूरी तरह टूट चुके थे। जेल में उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई थी। परिवार फिर से एक हुआ, लेकिन पुराना रुतबा नहीं रहा। शी की मां ने परिवार को संभाला, लेकिन सांस्कृतिक क्रांति का दर्द हमेशा रहा। शी की बहनें भी अपनी जिंदगी में जूझ रही थी। क्वी कियाओ ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन उन पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शी ने इन सब से दूरी रखी। वे कहते हैं, मैंने हमेशा अपने रास्ते पर ध्यान दिया। शी जिनपिंग के शुरुआती साल आसान नहीं थे। बचपन में सुख, फिर परिवार का बिखराव, सांस्कृतिक क्रांति का दर्द और गांव की मुश्किल जिंदगी
इन सब ने उन्हें बनाया। वे कहते हैं, जिंदगी ने मुझे सिखाया कि मुश्किलें इंसान को तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत रखें तो वही मुश्किलें आपको ताकत देती है। गांव में बिताए 7 साल उनके लिए एक स्कूल थे। उन्होंने सीखा कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गरीबों की तकलीफें देखकर उन्होंने ठाना कि अगर मौका मिला तो वे देश को बेहतर बनाएंगे। ये दृढ़ संकल्प बाद में उनकी राजनीति में दिखा। श्रोताओं, शी जिनपिंग का बचपन और जवानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी कठिन हो, हिम्मत और मेहनत से रास्ता बनाया जा सकता है। एक बच्चा जो कभी बीजिंग के बड़े घरों में खेलता था, फिर गुफा में सोता था, उसने कभी हार नहीं मानी। यही हिम्मत उसे चीन का सबसे ताकतवर नेता बनाएगी। लेकिन ये कहानी अभी बाकी है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उनकी पढ़ाई और परिवार की। तब तक इस कहानी को अपने दिल में रखिए। अध्याय 2, शिक्षा और परिवार जीवन। पिछले अध्याय में हमने शी जिनपिंग के बचपन और जवानी के संघर्षों की कहानी सुनी। कैसे उन्होंने बीजिंग के सुखमय जीवन से लेकर शानक्सी के लियांगजियाहे गांव की गुफाओं तक का सफर तय किया। कैसे सांस्कृतिक क्रांति ने उनके परिवार को तोड़ा और कैसे उन्होंने मेहनत और हिम्मत से खुद को मजबूत बनाया। आज के अध्याय में हम बात करेंगे शी जिनपिंग की पढ़ाई और उनके परिवार की जिंदगी की। ये वो दौर था जब उन्होंने अपने भविष्य की नींव रखी और एक परिवार बनाया। हम इसे सरल भाषा में सुनाएंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। 1975 में जब शी जिनपिंग 22 साल के थे, उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। 7 साल तक लियांगजियाहे गांव में मेहनत करने के बाद उन्हें बीजिंग की त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। ये चीन की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी, जहां देश के सबसे होनहार लोग पढ़ते थे। लेकिन शी का दाखिला कोई साधारण दाखिला नहीं था। वे वर्कर फार्मर सोल्जर कोटे से आए थे। इसका मतलब था कि उन्हें मेहनतकश वर्ग का प्रतिनिधित्व करना था। ये उस समय की नीति थी जब सांस्कृतिक क्रांति के बाद पढ़ाई को फिर से शुरू किया गया था। शी ने केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। ये एक कठिन कोर्स था जिसमें गणित, साइंस और तकनीक की गहरी समझ चाहिए थी। त्सिंगहुआ में शी की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। बीजिंग में फिर से शहर की चमक थी, लेकिन उनके दिल में गांव की मिट्टी बसी थी। वे बताते हैं, मैं दिन में पढ़ाई करता और रात को सोचता कि कैसे देश को बेहतर बनाया जाए। यूनिवर्सिटी में उनके दोस्त कम थे, क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति का दाग अभी भी उनके परिवार पर था। फिर भी उन्होंने मेहनत की। वे सुबह जल्दी उठते, लाइब्रेरी जाते और देर रात तक पढ़ते। उनके प्रोफेसर कहते थे, शी में कुछ खास है। वह चुप रहता है, लेकिन उसकी मेहनत बोलती है। 1979 में शी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन उनकी पढ़ाई यही नहीं रुकी। बाद में 1998 से 2002 तक उन्होंने त्सिंगहुआ से ही डॉक्टरेट की। उनकी थीसिस थी चीन के ग्रामीण बाजार पर अध्ययन। ये थीसिस उनके गांव के अनुभव से प्रेरित थी। उन्होंने लिखा कि कैसे गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। यह दिखाता है कि लियांगजियाहे के 7 साल उनके दिमाग में हमेशा रहे। शी कहते हैं, पढ़ाई ने मुझे अनुशासन सिखाया, लेकिन गांव ने मुझे जिंदगी सिखाई। पढ़ाई के साथ साथ शी ने कम्युनिस्ट पार्टी में भी काम शुरू किया। त्सिंगहुआ में वे पार्टी की गतिविधियों में शामिल होते थे। वे मीटिंग्स में जाते, विचार विमर्श करते और युवाओं को प्रेरित करते। उनकी मेहनत को देखकर पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें नोटिस किया। ये वो समय था जब शी का राजनीतिक सफर शुरू हो रहा था, लेकिन उसकी बात हम अगले अध्याय में करेंगे। अब बात करते हैं शी के परिवार की। शी जिनपिंग की जिंदगी में परिवार हमेशा अहम रहा। उनके पिता शी झोंगशुन 1975 में जेल से रिहा हुए थे, लेकिन वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। सांस्कृतिक क्रांति में 16 साल जेल में रहने की सजा ने उन्हें कमजोर कर दिया था। फिर भी वे अपने बच्चों को सलाह देते थे। वे कहते थे,
सच्चाई और मेहनत से कभी समझौता मत करो। शी की मां क्वी शिन ने परिवार को एकजुट रखा। वे साधारण थी, लेकिन उनका धैर्य और हिम्मत गजब की थी। सांस्कृतिक क्रांति में जब उन्हें मजदूरी के लिए भेजा गया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। शी कहते हैं, मेरी मां ने मुझे सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना चाहिए। शी की 2 बड़ी बहनें क्वी कियाओ कियाओ और क्वी अनान भी अपने अपने रास्तों पर चल रही थी। कियाओ कियाओ ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन बाद में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये शी के लिए मुश्किल था, क्योंकि वे हमेशा अपने परिवार को विवादों से दूर रखना चाहते थे। उनकी सौतेली बहन शीह की आत्महत्या का दर्द अभी भी परिवार में था। शी ने कभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनके करीबी कहते हैं कि ये दुख हमेशा उनके साथ रहा। शी की अपनी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पहली शादी 1980 में के लिंगलिंग से हुई। के लिंगलिंग एक डिप्लोमेट की बेटी थी और बहुत पढ़ी लिखी थी। वे ब्रिटेन में पढ़ाई करना चाहती थी और वहां जाकर काम करना चाहती थी, लेकिन शी का सपना अलग था। वे चीन में रहकर देश की सेवा करना चाहते थे। उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली। 1982 में उनका तलाक हो गया। ये शी के लिए एक भावनात्मक झटका था, लेकिन वे कहते हैं, जिंदगी में कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि आप और मजबूत बने। इसके बाद 1987 में शी की जिंदगी में एक नया रंग आया। उनकी मुलाकात हुई पेंग लियुआन से। पेंग लियुआन उस समय चीन की मशहूर फोक सिंगर थी। वे टीवी पर गाना गाती थी और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। पेंग न सिर्फ एक सिंगर थी, बल्कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में मेजर जनरल भी थी। जब शी और पेंग की मुलाकात हुई तो शी फुजियान प्रांत में एक छोटे से पद पर काम कर रहे थे। पेंग की लोकप्रियता शी से कहीं ज्यादा थी, लेकिन शी का सादा स्वभाव और मेहनत ने पेंग का दिल जीत लिया। पेंग बताती है, पहली मुलाकात में शी ने मुझसे पूछा, आपको किस तरह के गाने पसंद हैं? मैंने कहा, लोकगीत। फिर उन्होंने गाँव की बातें शुरू की। मुझे लगा ये इंसान अलग है। दोनों ने 1987 में शादी कर ली। ये शादी उनके लिए बहुत खास थी। शी कहते हैं, पेंग मेरी जिंदगी की रोशनी है। वे मुझे संतुलन देती है। 1992 में शी और पेंग की एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया शी मिंगजे। मिंगजे का मतलब है स्वच्छ शासन। शी चाहते थे कि उनकी बेटी साधारण जिंदगी जिए। मिंगजे ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन उनकी जिंदगी को बहुत प्राइवेट रखा जाता है। शी और पेंग ने हमेशा कोशिश की कि उनकी बेटी सुर्खियों से दूर रहे। मिंगजे आजकल सामाजिक कामों में लगी है, लेकिन ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है। शी का परिवार उनकी ताकत रहा, लेकिन साथ ही उनके लिए चुनौती भी। उनके पिता और बहनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खासकर कियाओ कियाओ, और उनके पति पर बिजनेस में गलत तरीके अपनाने के इल्जाम लगे। शी ने हमेशा कहा, मैंने कभी अपने परिवार को फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन ये विवाद उनके लिए मुश्किल बनते थे। फिर भी उन्होंने इन बातों को अपनी राजनीति से अलग रखा। पेंग लियुआन ने शी की जिंदगी में एक खास भूमिका निभाई। जब शी छोटे छोटे पदों पर काम करते थे, तब पेंग की लोकप्रियता ज्यादा थी, लेकिन पेंग ने कभी इसे अपने और शी के बीच नहीं आने दिया। वे कहती है, मैं गाती हूं, लेकिन शी देश को संभालते हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पेंग ने बाद में अपनी सिंगिंग को कम किया और शी के साथ सामाजिक कामों में हिस्सा लिया। वे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करती है। शी की पारिवारिक जिंदगी हमें सिखाती है कि वे एक साधारण इंसान हैं। उनके लिए परिवार का मतलब सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। पिता ने उन्हें सिखाया कि सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मां ने सिखाया कि धैर्य से हर मुश्किल हल हो सकती है, और पेंग ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में प्यार और विश्वास कितना जरूरी है। शी की पढ़ाई और परिवार ने उनकी जिंदगी को एक नया आकार दिया। सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने उन्हें तकनीकी ज्ञान दिया, लेकिन गांव ने उन्हें लोगों की तकलीफें समझने की ताकत दी।
उनकी पहली शादी टूटी, लेकिन दूसरी शादी ने उन्हें स्थिरता दी। परिवार के विवादों ने उन्हें सिखाया कि सत्ता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। श्रोताओं, ये था शी जिनपिंग की पढ़ाई और परिवार की कहानी। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में शिक्षा और रिश्ते कितने अहम हैं। शी ने पढ़ाई से अनुशासन सीखा और परिवार से प्यार। यही दोनों चीजें उन्हें आगे ले गई। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर की। कैसे वे एक छोटे से गांव से निकलकर चीन के सबसे बड़े नेता बने। तब तक इस कहानी को अपने दिल में रखिए। अध्याय 3, राजनीतिक करियर और सत्ता में उदय। पिछले अध्यायों में हमने शी जिनपिंग के बचपन, संघर्ष और उनकी पढ़ाई व परिवार की कहानी सुनी। कैसे उन्होंने बीजिंग के सुखमय जीवन से लेकर लियांगजियाहे की गुफाओं तक का सफर तय किया। कैसे सांस्कृतिक क्रांति ने उनके परिवार को तोड़ा और कैसे त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी व परिवार ने उनकी जिंदगी को नया आकार दिया। आज के अध्याय में हम बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर की। ये वो दौर है जब शी जिनपिंग ने एक छोटे से गांव के कार्यकर्ता से लेकर चीन के सबसे ताकतवर नेता तक का रास्ता तय किया। हम इसे सरल भाषा में सुनाएंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। 1979 में जब शी जिनपिंग ने त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा किया, उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे 26 साल के थे और उनके सामने 2 रास्ते थे। एक, वे इंजीनियर बनकर एक साधारण जिंदगी जी सकते थे। दूसरा, वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर देश की सेवा कर सकते थे। शी ने दूसरा रास्ता चुना। उनके पिता शी झोंगशुन, जो अब जेल से रिहा हो चुके थे, ने उन्हें सलाह दी, सत्ता का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करो। ये बात शी के दिल में बैठ गई। उनका पहला कदम था स्टेट काउंसिल के जनरल ऑफिस में सेक्रेटरी की नौकरी। ये एक छोटी सी पोस्ट थी, लेकिन ये बीजिंग में थी और वहां से शी को सरकार का कामकाज करीब से देखने का मौका मिला। वे कागजी काम करते, मीटिंग्स में नोट्स लेते और बड़े नेताओं के साथ समय बिताते। ये उनके लिए एक स्कूल की तरह था। शी कहते हैं, मैंने वहां सीखा कि सरकार कैसे चलती है और छोटे छोटे काम कितने अहम होते हैं। 1982 में शी ने एक बड़ा फैसला लिया। वे बीजिंग की आरामदायक जिंदगी छोड़कर हेबेई प्रांत के झेंगडिंग काउंटी चले गए। वहां उन्हें डेप्यूटी पार्टी सेक्रेटरी बनाया गया। झेंगडिंग एक गरीब इलाका था जहां लोग खेती पर निर्भर थे। शी ने देखा कि वहां के लोग मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सुधार नहीं हो रहा था। उन्होंने ठान लिया कि वे कुछ बदलाव लाएंगे। झेंगडिंग में शी ने कई नए काम शुरू किए। उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया। वहां एक पुराना बौद्ध मंदिर था जिसे लोग भूल चुके थे। शी ने उस मंदिर को ठीक करवाया और उसे पर्यटकों के लिए खोला। इससे गांव वालों को नौकरियां मिली। उन्होंने खेती के लिए नए तरीके भी शुरू किए, जैसे बेहतर बीज और मशीनों का इस्तेमाल। लोग कहते थे, ये शहर का लड़का हमारे लिए कुछ कर रहा है। शी की मेहनत रंग लाई और झेंगडिंग में आर्थिक सुधार होने लगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था। कई बार पुराने नेता उनके खिलाफ थे। वे कहते थे, ये नौजवान कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। लेकिन शी ने हार नहीं मानी। 1985 में शी को फुजियान प्रांत के शहर में वाइस मेयर बनाया गया। जियामिन उस समय एक छोटा सा तटीय शहर था, लेकिन शी ने देखा कि इसमें बहुत संभावनाएं थी। उन्होंने जियामिन को एक आर्थिक हब बनाने का सपना देखा। वहां उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित किया। उन्होंने कारखाने खुलवाए, सड़कें बनवाई और बंदरगाह को बेहतर किया। जियामिन धीरे धीरे एक चमकता हुआ शहर बनने लगा। शी कहते हैं, मैंने सीखा कि अगर आप लोगों को मौका दो तो वे कमाल कर सकते हैं। 1988 में शी को फुजियान के ही निंगदे में पार्टी सेक्रेटरी बनाया गया। निंगदे एक बहुत गरीब इलाका था। वहां लोग इतने गरीब थे कि कई बार खाने को अनाज नहीं होता था। शी ने वहां गरीबी हटाने का बीड़ा उठाया। वे खुद गांव गांव जाते, लोगों से मिलते,
उनकी समस्याएं सुनते। एक बार एक गांव में पानी की कमी थी। शी ने खुद नहर खोदने में मदद की। लोग हैरान थे कि एक बड़ा अफसर उनके साथ फावड़ा चला रहा है। उनकी मेहनत से निंगदे में सड़कें बनी, स्कूल खुले और छोटे छोटे कारखाने शुरू हुए। शी की सादगी और मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया। 1990 में शी को फुजियान की राजधानी फुझो में म्यूनिसिपल कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। फुझो एक बड़ा शहर था और वहां काम करना आसान नहीं था, लेकिन शी ने फिर वही जादू दिखाया। उन्होंने फुझो को आधुनिक बनाया, नए पुल बनवाए, सड़कें चौड़ी की और टूरिज्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि फुजियान ताइवान के करीब है। उनके काम को देखकर पार्टी के बड़े नेता उनसे प्रभावित होने लगे। 1999 में शी को फुजियान का गवर्नर बनाया गया। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। एक पूरे प्रांत को संभालना कोई छोटा काम नहीं था। शी ने फुजियान में आर्थिक सुधार तेज किए। उन्होंने पर्यावरण पर भी ध्यान दिया। उस समय फुजियान के जंगल कट रहे थे। शी ने पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा, हमें पैसा कमाना है, लेकिन प्रकृति को बचाना भी जरूरी है। उनके इस काम ने उन्हें लोगों का और सम्मान दिलाया। 2002 में शी का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। उन्हें झेजियांग प्रांत का पार्टी सेक्रेटरी बनाया गया। झेजियांग एक अमीर प्रांत था, जहां कारखाने और बिजनेस बहुत थे, लेकिन वहां भी समस्याएं थी। छोटे बिजनेस वालों को बड़ा होने में दिक्कत होती थी। शी ने उनके लिए लोन और टैक्स में छूट की व्यवस्था की। उनके नेतृत्व में झेजियांग की अर्थव्यवस्था 14% सालाना की दर से बढ़ी। ये एक रिकॉर्ड था। शी ने पर्यावरण पर भी ध्यान दिया। उन्होंने नदियों को साफ करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए। लोग कहते थे, शी जिनपिंग काम की बात करते हैं और काम करके दिखाते हैं। 2007 में शी को शंघाई भेजा गया। शंघाई चीन का सबसे चमकदार शहर था, लेकिन वहां एक बड़ा स्कैंडल हुआ था। पिछले पार्टी सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में फंस गए थे। शी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे शंघाई को फिर से सही रास्ते पर लाएं। शी ने वहां सख्ती बरती, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की और शहर की इमेज को सुधारा। सिर्फ 7 महीने में उन्होंने शंघाई को फिर से चमका दिया। ये उनके लिए एक बड़ा टेस्ट था और वे पास हो गए। उसी साल 2007 में शी को कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में शामिल किया गया। यह पार्टी का सबसे ऊंचा ग्रुप था, जिसमें सिर्फ 7 लोग होते थे। यह साफ था कि शी को अब देश का अगला बड़ा नेता माना जा रहा था। 2008 में उन्हें चीन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इस पद पर वे विदेशी दौरों पर जाते, बड़े नेताओं से मिलते और देश की नीतियों को समझते। 2010 में उन्हें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया गया। ये चीन की सेना को कंट्रोल करने वाला बड़ा पद था। 2012 में आया वह पल जिसका शी को इंतजार था। कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं कांग्रेस में उन्हें जनरल सेक्रेटरी चुना गया। साथ ही वे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन बने। ये चीन में सबसे ताकतवर पद था। 2013 में वे चीन के प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन शी यही नहीं रुके। 2018 में उन्होंने संविधान में बदलाव करवाया ताकि प्रेसिडेंट की टर्म लिमिट हट जाए। इसका मतलब था कि वे जितने साल चाहें सत्ता में रह सकते थे। 2022 में उन्होंने तीसरा टर्म जीता, जो चीन की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना थी। शी का ये उदय आसान नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी में कई गुट थे, कई बड़े नेता उनके खिलाफ थे, लेकिन शी ने अपनी चतुराई और मेहनत से सबको साइडलाइन किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कैंपेन चलाया, जिससे उनके विरोधी कमजोर पड़ गए। लेकिन इसकी बात हम अगले अध्याय में करेंगे। शी का राजनीतिक सफर हमें सिखाता है कि मेहनत और चतुराई से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। वे एक गांव से निकले जहां उनके पास कुछ नहीं था,
लेकिन उन्होंने हर मौके का फायदा उठाया। झेंगडिंग में उन्होंने छोटे छोटे काम किए और फुझोउ में उन्होंने शहरों को चमकाया। फुजियान और झेजियांग में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी और शंघाई में उन्होंने साबित किया कि वे बड़े संकट को भी संभाल सकते हैं। श्रोताओं, शी जिनपिंग का ये सफर हमें बताता है कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें मेहनत, धैर्य और लोगों का भरोसा चाहिए। शी ने हर कदम पर यह भरोसा कमाया। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उनकी उपलब्धियों की, कैसे उन्होंने चीन को एक नई दिशा दी। तब तक इस कहानी को अपने दिल में रखिए। अध्याय 4, उपलब्धियां और राजनीतिक योगदान। पिछले अध्यायों में हमने शी जिनपिंग के बचपन, संघर्ष, पढ़ाई, परिवार और उनके राजनीतिक सफर की कहानी सुनी। कैसे वे लियांगजियाहे की गुफाओं से निकलकर चीन के सबसे ताकतवर नेता बने। आज के अध्याय में हम बात करेंगे उनकी उपलब्धियों और राजनीतिक योगदान की। शी जिनपिंग ने चीन को एक नई दिशा दी, उसे दुनिया की महाशक्ति बनाया और कई ऐसे कदम उठाए जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। लेकिन ये काम आसान नहीं थे। हम इसे सरल भाषा में सुनाएंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। 2012 में जब शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और 2013 में चीन के प्रेसिडेंट बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। चीन उस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन अंदरूनी समस्याएं बहुत थी। भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीबी एक बड़ा मुद्दा थी और पर्यावरण बिगड़ रहा था। शी ने ठान लिया कि वे इन समस्याओं को हल करेंगे। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने चीन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि थी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान। 2012 में जैसे ही शी ने सत्ता संभाली, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कैंपेन शुरू किया। इसे टाइगर एंड फ्लाई कैंपेन कहा गया, यानी बड़े बड़े टाइगर, वरिष्ठ अधिकारी और छोटे छोटे मक्खी, निचले स्तर के कर्मचारी, सबको पकड़ा जाएगा। शी ने कहा, भ्रष्टाचार हमारी पार्टी को खोखला कर रहा है, इसे जड़ से खत्म करना होगा। इस कैंपेन में 2012 से 2025 तक 2.3 मिलियन से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। बड़े बड़े नेता जैसे पूर्व सुरक्षा प्रमुख झो योंगकांग और सैन्य जनरल शू कैहो जेल गए। झो योंगकांग पर रिश्वत लेने और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप था। उनकी सजा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वे पार्टी के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। इस कैंपेन ने न सिर्फ भ्रष्टाचार कम किया, बल्कि शी की सत्ता को भी मजबूत किया। लोग कहते थे, शी ने दिखा दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना था कि यह कैंपेन उनके राजनीतिक विरोधियों को हटाने का जरिया भी था। फिर भी आम लोगों में शी की छवि एक सख्त और ईमानदार नेता की बनी। एक आम व्यापारी ने कहा, पहले हमें हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, अब चीजें बदल रही हैं। शी की दूसरी बड़ी उपलब्धि थी गरीबी उन्मूलन। जब वे सत्ता में आए, चीन में करीब 100 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। शी ने 2021 तक सारी गरीबी खत्म करने का वादा किया। यह कोई छोटा लक्ष्य नहीं था। उन्होंने हर गांव में अधिकारियों को भेजा जो गरीब परिवारों की मदद करते। नए स्कूल बनाए गए, सड़कें बनी और छोटे बिजनेस के लिए लोन दिए गए। शी खुद कई बार गरीब गांवों में गए। एक बार युआन प्रांत के एक गांव में वे एक गरीब किसान के घर गए। उन्होंने उससे पूछा, आपको क्या चाहिए? किसान ने कहा, बस एक अच्छी सड़क। शी ने तुरंत उस गांव में सड़क बनवाने का आदेश दिया। 2021 में शी ने घोषणा की कि चीन ने गरीबी पूरी तरह खत्म कर दी। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। विश्व बैंक के मुताबिक 1980 के बाद से चीन ने 800 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाला, जिसमें शी का योगदान बहुत बड़ा था। लोग कहते थे, शी ने हमारी जिंदगी बदली।
लेकिन कुछ आलोचकों का कहना था कि गरीबी के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। फिर भी गांवों में सड़कें, बिजली और स्कूल इस बात का सबूत थे कि बदलाव आया था। शी ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2012 में जब वे सत्ता में आए, चीन की जीडीपी $8.7 ट्रिलियन थी। 2024 तक ये बढ़कर $18.7 ट्रिलियन हो गई। शी ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। उन्होंने मेड इन चाइना 2025 फीट योजना शुरू की, जिसका मकसद था चीन को हाईटेक इंडस्ट्री में दुनिया का लीडर बनाना। आज चीन 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दुनिया में सबसे आगे है। शी की नीतियों ने हुवावे और BYD जैसी कंपनियों को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी सबसे मशहूर योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। 2013 में शुरू हुई इस योजना के तहत चीन ने दुनिया भर में सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और बिजली घर बनाए। 150 से ज्यादा देश इस योजना का हिस्सा बने। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट चीन ने बनाए। इससे चीन का दुनिया में प्रभाव बढ़ा। शी कहते हैं, हम दुनिया को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन कई देशों ने कहा कि ये योजना उन्हें कर्ज में डुबो रही है। फिर भी BRI ने चीन को ग्लोबल लीडर बनाया। शी ने सेना को भी मजबूत किया। 2015 में उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA में सुधार शुरू किए। उन्होंने 3 लाख सैनिकों की छंटनी की ताकि सेना छोटी लेकिन आधुनिक हो। 2025 तक चीन का सैन्य बजट $246 बिलियन हो गया। नए युद्धपोत, फाइटर जेट और मिसाइल बनाए गए। शी ने कहा, एक मजबूत सेना ही देश की रक्षा कर सकती है। आज चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी है। साउथ चाइना सी में चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाए, जो उनकी सैन्य ताकत का प्रतीक है। पर्यावरण भी शी की प्राथमिकता रहा। 2012 में चीन की हवा इतनी खराब थी कि लोग मास्क पहनकर बाहर निकलते थे। शी ने ब्लू स्काई कैंपेन शुरू किया। कोयले के कारखानों को बंद किया गया और सौर व पवन ऊर्जा पर जोर दिया गया। 2020 में शी ने वादा किया कि चीन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को चरम पर ले जाएगा और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। उनके नेतृत्व में चीन ने 40% नई ऊर्जा सौर और पवन से बनानी शुरू की। बीजिंग की हवा अब पहले से साफ है। लोग कहते हैं, अब हम आसमान देख सकते हैं। शी की जीरो कोविड पॉलिसी भी चर्चा में रही। 2020 में जब कोविड-19 महामारी फैली, शी ने सख्त लॉकडाउन लागू किए। शहर बंद किए गए, लोग घरों में रहे। ये पॉलिसी पहले सफल रही और चीन में कोविड के मामले कम रहे। लेकिन 2022 तक जब दुनिया खुल गई, चीन में सख्ती बरकरार थी। इससे लोग परेशान हुए। शी ने कहा, लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। लेकिन बाद में 2022 के अंत में सख्ती हटाई गई क्योंकि लोग सड़कों पर विरोध करने लगे थे। शी ने कॉमन प्रॉस्पेरिटी का नारा भी दिया। इसका मतलब था कि अमीर और गरीब के बीच का फासला कम करना। उन्होंने बड़ी टेक कंपनियों जैसे अलीबाबा और टेंसेंट पर सख्त नियम लगाए। अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया। इसका मकसद था कि पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास न रहे। इस नीति से कुछ लोग खुश हुए, लेकिन कुछ अमीर लोग और टेक कंपनियां नाराज हुई। फिर भी शी ने कहा, हमारा मकसद सबके लिए समृद्धि है। राजनीति में शी ने कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल मजबूत किया। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाया, जिससे सरकार को ज्यादा ताकत मिली। हांगकांग में 2020 में ये कानून लागू हुआ, जिससे प्रो डेमोक्रेसी आंदोलन दब गया। शी ने कहा, स्थिरता के बिना प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन इसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई, जिसकी बात हम अगले अध्याय में करेंगे। शी की उपलब्धियां सिर्फ चीन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव शुरू किया, जिससे गरीब देशों को मदद दी गई। अफ्रीका में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई गई। शी ने कहा, चीन सिर्फ अपने लिए नहीं,
दुनिया के लिए काम करता है। इन सब उपलब्धियों ने शी को एक मजबूत नेता की छवि दी। लोग उन्हें माओ त्से-तुंग के बाद सबसे ताकतवर नेता मानते हैं। एक आम दुकानदार ने कहा, शी ने हमें गर्व करने का मौका दिया। लेकिन हर उपलब्धि के साथ चुनौतियां भी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन ने कुछ लोगों को नाराज किया। गरीबी उन्मूलन के आंकड़ों पर सवाल उठे। BRI को कुछ देशों ने कर्ज का जाल कहा। फिर भी शी ने अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। श्रोताओं, शी जिनपिंग की उपलब्धियां हमें सिखाती हैं कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार को कम किया, गरीबों की जिंदगी बदली और चीन को दुनिया में नई पहचान दी। लेकिन उनकी हर नीति को हर कोई पसंद नहीं करता। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उनके दर्शन और विचारधारा की, कि कैसे उनके विचारों ने चीन को नया रास्ता दिखाया। तब तक इस कहानी को अपने दिल में रखिए। अध्याय 5, दर्शन और विचारधारा। पिछले अध्यायों में हमने शी जिनपिंग के बचपन, संघर्ष, पढ़ाई, परिवार और उनकी शानदार उपलब्धियों की कहानी सुनी। कैसे उन्होंने लियांग जियाहे की गुफाओं से लेकर चीन के सबसे ताकतवर नेता बनने तक का सफर तय किया। कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी, गरीबी हटाई और चीन को दुनिया की महाशक्ति बनाया। आज के अध्याय में हम बात करेंगे शी जिनपिंग के दर्शन और विचारधारा की। ये वो सोच है जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी को आकार दिया, बल्कि पूरे चीन को एक नई दिशा दी। हम इसे सरल भाषा में सुनाएंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। शी जिनपिंग का दर्शन सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये उनके जीवन के अनुभवों, गांव की मिट्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का मिश्रण है। 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके दर्शन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। इसका नाम रखा गया शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए न्यू एरा। ये नाम सुनने में जटिल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सरल है। चीन को मजबूत और समृद्ध बनाने का एक नया तरीका, जो चीनी संस्कृति और आधुनिक जरूरतों पर आधारित हो। इस विचारधारा को पार्टी के संविधान में शामिल किया गया, जो बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले सिर्फ माओ त्से-तुंग और देंग शियाओपिंग जैसे नेताओं के दर्शन को इतना सम्मान मिला था। शी का सबसे मशहूर नारा है चाइनीज ड्रीम। इसका मतलब है नेशनल रिजुवेनेशन, यानी चीन को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना। शी कहते हैं 100 साल पहले चीन कमजोर था, विदेशी ताकतों ने हमें लूटा। अब समय है कि हम अपने गौरव को वापस लाएं। ये सपना सिर्फ आर्थिक तरक्की का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और सैन्य ताकत का भी है। शी चाहते हैं कि हर चीनी नागरिक को गर्व हो कि वे चीनी हैं। उनका ये सपना उनके गांव के अनुभवों से आया। लियांग जियाहे में उन्होंने गरीबी देखी थी। वे जानते थे कि लोग तभी खुश होंगे जब उनके पास अच्छी जिंदगी, नौकरी और सम्मान होगा। एक बार एक भाषण में शी ने कहा, मैंने गांव में सीखा कि लोगों की खुशी ही असली तरक्की है। इसलिए उनकी नीतियां हमेशा आम लोगों के लिए रही, जैसे गरीबी उन्मूलन और कॉमन प्रॉस्पेरिटी, जिनके बारे में हम पिछले अध्याय में बात कर चुके हैं। शी का दर्शन मार्क्सिज्म, माओ की विचारधारा और चीनी संस्कृति का मिश्रण है। मार्क्सिज्म कहता है कि समाज को बराबरी की तरफ ले जाना चाहिए। माओ ने इसे चीन में लागू किया था, लेकिन शी ने इसे नया रूप दिया। वे कहते हैं, हमें मार्क्सिज्म को आज के समय के हिसाब से ढालना होगा। उदाहरण के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया, जो माओ के समय में नहीं था। लेकिन साथ ही उन्होंने पार्टी का कंट्रोल मजबूत रखा, जो माओ की सोच से मिलता जुलता है। चीनी संस्कृति में शी को बहुत विश्वास है। वे कॉन्फ्यूशन दर्शन से प्रभावित है। कॉन्फ्यूशियस एक प्राचीन चीनी दार्शनिक थे, जो नैतिकता, परिवार और समाज के कर्तव्यों की बात करते थे। शी ने कॉन्फ्यूशन सिद्धांतों को फिर से लोकप्रिय किया। उन्होंने स्कूलों में कॉन्फ्यूशियस की शिक्षाओं को पढ़ाना शुरू किया। वे कहते हैं,
हमारी संस्कृति हमें एकजुट करती है, ये हमारी ताकत है। एक बार एक स्कूल में बच्चों से मिलते हुए शी ने कहा, अपने इतिहास को समझो, तभी तुम भविष्य बना सकते हो। शी की एक और खास सोच है बेसलाइन थिंकिंग। इसका मतलब है कि हर काम शुरू करने से पहले सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचो। शी कहते हैं, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है। उदाहरण के लिए, जब कोविड-19 महामारी आई तो शी ने सख्त लॉकडाउन लागू किए, क्योंकि वे चाहते थे कि देश किसी भी कीमत पर सुरक्षित रहे। ये सोच उनकी सैन्य नीतियों में भी दिखती है। उन्होंने सेना को मजबूत किया ताकि कोई भी देश चीन को चुनौती न दे सके। उनका एक और सिद्धांत है होलिस्टिक नेशनल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी से भी आती है। शी ने कहा, अगर हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो हमारी सुरक्षा भी कमजोर होगी। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में चीन की प्रगति उनकी इस सोच का नतीजा है। शी ने न्यू प्रोडक्टिव फोर्सा की बात भी की। इसका मतलब है कि नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से देश को आगे ले जाना। उन्होंने कहा, हमारा भविष्य टेक्नोलॉजी में है। यही वजह है कि चीन ने हुवावे जैसी कंपनियों को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने टेक कंपनियों पर सख्त नियम भी लगाए ताकि वे बहुत ज्यादा ताकतवर न बन जाएं। शी का दर्शन सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी है। वे कहते हैं, चीन का मॉडल वेस्टर्न डेमोक्रेसी से अलग है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे देश और संस्कृति के लिए सही है। ये बात उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही, जैसे 2017 में दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा, हर देश को अपने रास्ते चुनने का हक है। उनकी ये सोच कई देशों को पसंद आई, खासकर उन देशों को जो पश्चिमी देशों के दबाव में थे। शी ने अपनी विचारधारा को किताबों और भाषणों के जरिए फैलाया। उनकी किताब द गवर्नेंस ऑफ चाइना 4 खंडों में छपी है। इसमें उनके भाषण, लेख और नीतियां हैं। ये किताब 20 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हुई है। स्कूलों और कॉलेजों में इसे पढ़ाया जाता है। शी कहते हैं, लोगों को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों। उनकी इस किताब में चाइनीज ड्रीम, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण जैसे विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। लेकिन शी का दर्शन हर किसी को पसंद नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी विचारधारा पार्टी का कंट्रोल बढ़ाने के लिए है। वे कहते हैं कि शी ने सेंसरशिप बढ़ाई ताकि लोग उनकी नीतियों पर सवाल न उठाएं। उदाहरण के लिए, इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स ब्लॉक हैं और सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना नहीं हो सकती। लेकिन शी का कहना है, स्थिरता के बिना प्रगति नहीं हो सकती। शी की विचारधारा उनके गांव के अनुभवों से भी प्रभावित है। लियांग जियाहे में उन्होंने सीखा कि मेहनत और एकजुटता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक बार एक भाषण में उन्होंने कहा, मैंने गांव में सीखा कि अगर लोग एक साथ काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यही सोच उनकी नीतियों में दिखती है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें उन्होंने दुनिया को जोड़ने की कोशिश की। शी का दर्शन हमें सिखाता है कि एक नेता को सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण चाहिए। उन्होंने चीन को एक नया सपना दिया, एक ऐसा देश जो मजबूत, समृद्ध और गर्व करने लायक हो। लेकिन उनकी ये सोच बिना विवाद के नहीं रही। कुछ लोग कहते हैं कि उनका दर्शन बहुत सख्त है और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करता है। इसकी बात हम अगले अध्याय में करेंगे। श्रोताओं, शी जिनपिंग का दर्शन हमें बताता है कि एक देश को आगे ले जाने के लिए बड़े सपने, मेहनत और अनुशासन चाहिए। उन्होंने मार्क्सिज्म, चीनी संस्कृति और आधुनिक टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नया रास्ता बनाया। यह रास्ता हर किसी को पसंद नहीं, लेकिन इसने चीन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उनके विवादों और आलोचनाओं की, कि कैसे उनकी नीतियों ने कुछ लोगों को नाराज किया। तब तक इस कहानी को अपने दिल में रखिए। अध्याय 6, विवाद
आलोचनाएं और चुनौतियां। पिछले अध्यायों में हमने शी जिनपिंग के जीवन की कहानी सुनी, उनके बचपन के संघर्ष, पढ़ाई, परिवार, राजनीतिक सफर, उपलब्धियों और उनके दर्शन की। कैसे उन्होंने लियांग जियाहे की गुफाओं से शुरू करके चीन को दुनिया की महाशक्ति बनाया। उनकी नीतियों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज के अध्याय में हम बात करेंगे शी जिनपिंग के जीवन और नीतियों से जुड़े विवादों, आलोचनाओं और चुनौतियों की। ये वो हिस्सा है जो उनकी कहानी को और जटिल बनाता है। हम इसे सरल भाषा में और निष्पक्ष तरीके से सुनाएंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। शी जिनपिंग की उपलब्धियां जितनी बड़ी हैं, उतने ही बड़े उनके विवाद भी रहे हैं। एक नेता के तौर पर उन्होंने सख्त फैसले लिए, जिन्हें कुछ लोग साहसी मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें गलत कहते हैं। उनके फैसलों ने चीन को मजबूत किया, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए। आइए उनके सबसे बड़े विवादों पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे चर्चित विवाद है शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का मुद्दा। शिनजियांग चीन का पश्चिमी हिस्सा है, जहां उइगर समुदाय के लोग रहते हैं। 2014 के बाद शी की सरकार ने वहां सख्त नीतियां लागू की। सरकार ने कहा कि वे आतंकवाद और अलगाववाद को रोकना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने शिनजियांग में बड़े बड़े कैंप बनाए, जिन्हें सरकार पुनर्शिक्षा केंद्र कहती है। लेकिन पश्चिमी देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इन्हें नजरबंदी कैंप कहा। दस्तावेजों और गवाहों के मुताबिक इन कैंपों में लाखों उइगरों को रखा गया, उनसे मजदूरी करवाई गई, उनकी संस्कृति और धर्म को दबाने की कोशिश हुई। कुछ ने इसे सांस्कृतिक नरसंहार तक कहा। शी की सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। वे कहते हैं, हम शिनजियांग में स्थिरता ला रहे हैं। इन कैंपों में लोग आतंकवाद के खिलाफ शिक्षा ले रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन नीतियों से शिनजियांग में आतंकी हमले रुके हैं, लेकिन पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोप ने इसकी कड़ी आलोचना की। 2021 में अमेरिका ने इसे जेनोसाइड यानी नरसंहार का नाम दिया। कई देशों ने शिनजियांग के सामान जैसे कपास पर प्रतिबंध लगा दिए। ये विवाद शी की छवि के लिए एक बड़ा धब्बा बना। दूसरा बड़ा विवाद है हांगकांग का। हांगकांग एक खास प्रशासनिक क्षेत्र है जो 1997 में ब्रिटेन से चीन को वापस मिला था। उस समय ये वादा किया गया था कि हांगकांग को 50 साल तक अपनी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन 2020 में शी की सरकार ने हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू किया। इस कानून के तहत सरकार को ये ताकत मिली कि वो किसी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून के बाद कई प्रो डेमोक्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, अखबार बंद हुए और प्रदर्शनकारियों पर सख्ती हुई। हांगकांग के लोग सड़कों पर उतर आए। 2019 से 2020 में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। लोग कहते थे, हमारी आजादी छीनी जा रही है। लेकिन शी ने कहा, हांगकांग में अराजकता नहीं चलेगी, स्थिरता जरूरी है। इस कानून ने हांगकांग की स्वतंत्रता को कम कर दिया, जिससे शी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। पश्चिमी देशों ने इसे लोकतंत्र का दमन कहा, लेकिन चीन में कई लोग शी के इस कदम के साथ थे। उनका कहना था कि हांगकांग को नियंत्रण में लाना जरूरी था। तीसरा विवाद है ताइवान का। ताइवान एक द्वीप है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को स्वतंत्र देश कहता है। शी ने कई बार कहा कि ताइवान को चीन में मिलाना उनका सपना है। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो हम बल प्रयोग करेंगे। उनके नेतृत्व में चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास बढ़ाए। जेट विमान और युद्धपोत ताइवान के करीब भेजे गए। इससे ताइवान और पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ा। अमेरिका, जो ताइवान का समर्थन करता है, ने इसे आक्रामकता कहा, लेकिन शी का कहना है, ताइवान हमारा है और हम इसे वापस लाएंगे। ये मुद्दा आज भी दुनिया में तनाव का कारण है। चौथा विवाद है जीरो कोविड पॉलिसी। 2020 में
जब कोविड-19 महामारी फैली, शी ने सख्त लॉकडाउन लागू किए, शहर बंद किए गए, लोग घरों में रहे। शुरू में ये नीति कामयाब रही। चीन में कोविड के मामले कम रहे, जबकि दुनिया में लाखों लोग मरे। लेकिन 2022 तक जब दुनिया खुल गई, चीन में सख्ती बरकरार थी। लोग थक गए थे। शंघाई जैसे बड़े शहरों में लॉकडाउन से लोग परेशान हो गए। खाने पीने की कमी हुई, लोग अपने घरों में कैद थे। नवंबर 2022 में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। लोग सड़कों पर आए और कुछ ने शी के खिलाफ नारे लगाए। ये चीन में बहुत दुर्लभ था। आखिरकार दिसंबर 2022 में शी ने जीरो कोविड पॉलिसी को हटा लिया, लेकिन तब तक उनकी छवि को नुकसान हो चुका था। 5वां विवाद है भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन। पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि कैसे शी ने 2.3 मिलियन अधिकारियों पर कार्रवाई की। यह कैंपेन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि शी ने इस कैंपेन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को हटाने के लिए किया। बड़े बड़े नेता जैसे झो योंगकांग उनके राइवल थे। उनकी गिरफ्तारी से शी की सत्ता और मजबूत हुई। आलोचक कहते हैं यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कम और सत्ता हथियाने का तरीका ज्यादा था। लेकिन शी का कहना है, मैंने सिर्फ देश को साफ किया। छठा विवाद है सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शी के नेतृत्व में चीन में इंटरनेट और मीडिया पर सख्त नियंत्रण है। गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी वेबसाइट्स ब्लॉक है। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना नहीं हो सकती। पत्रकारों और लेखकों को जेल में डाला गया। 2020 में एक ब्लॉगर को सिर्फ इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि उसने शी की नीतियों पर सवाल उठाए। पश्चिमी देश इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कहते हैं, लेकिन शी कहते हैं चीन में स्थिरता के लिए यह जरूरी है। बिना नियंत्रण के समाज बिखर सकता है। इन विवादों के अलावा शी की आलोचनाएं भी कम नहीं है। पश्चिमी मीडिया उन्हें तानाशाह कहता है। उनका कहना है कि शी ने सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया है। 2018 में शी ने प्रेसिडेंट की टर्म लिमिट हटाई, जिससे वे जिंदगी भर सत्ता में रह सकते हैं। यह फैसला माओ त्से-तुंग के समय के बाद सबसे बड़ा बदलाव था। आलोचक कहते हैं यह लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन चीन में कई लोग इससे खुश हैं। वे कहते हैं शी ने देश को मजबूत किया। हमें एक मजबूत नेता चाहिए। शी की नीतियों की एक और आलोचना है आर्थिक असमानता। हालांकि उन्होंने कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात की, लेकिन अमीर और गरीब के बीच का फासला अभी भी बड़ा है। टेक कंपनियों पर सख्ती से कई नौकरियां खत्म हुई। 2024 में चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आई और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी। लोग कहते हैं शी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हर वादा पूरा नहीं हुआ। चुनौतियों की बात करें तो शी के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं। पहली है अर्थव्यवस्था। कोविड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। रियल एस्टेट सेक्टर, जो चीन की जीडीपी का 30% हिस्सा है, संकट में है। दूसरी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय तनाव। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी प्रतिबंध ने चीन को नुकसान पहुंचाया। ताइवान और साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ रहा है। तीसरी चुनौती है जनता का भरोसा। 2022 के विरोध प्रदर्शनों ने दिखाया कि लोग सख्त नीतियों से थक रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद शी चीन में बहुत लोकप्रिय है। उनकी गरीबी उन्मूलन और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों ने लाखों लोगों का दिल जीता। एक किसान ने कहा, शी ने हमें सड़क और स्कूल दिए, हम उनके साथ हैं। शी की छवि एक ऐसे नेता की है जो सख्त है, लेकिन देश के लिए समर्पित है। श्रोताओं, शी जिनपिंग के विवाद और आलोचनाएं हमें बताती है कि कोई भी नेता हर किसी को खुश नहीं कर सकता। उन्होंने सख्त फैसले लिए जिनसे चीन मजबूत हुआ, लेकिन कई लोग नाराज भी हुए। उनके फैसले सही थे या गलत, ये समय बताएगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक प्रभाव की। तब तक इस कहानी को अपने दिल में रखिए। अध्याय 7, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक प्रभाव।
पिछले अध्यायों में हमने शी जिनपिंग के जीवन की पूरी कहानी सुनी। उनके बचपन के संघर्ष, पढ़ाई, परिवार, राजनीतिक सफर, उपलब्धियां, दर्शन और विवाद। कैसे उन्होंने लियांगजियाहे की गुफाओं से शुरू करके चीन को दुनिया की महाशक्ति बनाया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। आज के अध्याय में हम बात करेंगे शी जिनपिंग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और उनके वैश्विक प्रभाव की। कैसे उन्होंने चीन को दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दी और कैसे उनके फैसलों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हम इसे सरल भाषा में सुनाएंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। शी जिनपिंग ने 2012 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और 2013 में चीन के प्रेसिडेंट का पद संभाला, तब दुनिया बदल रही थी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन चीन तेजी से उभर रहा था। शी ने ठान लिया कि वे चीन को सिर्फ एक बड़ा देश नहीं, बल्कि दुनिया का लीडर बनाएंगे। उनकी नीतियों और कूटनीति ने चीन को वैश्विक मंच पर एक नई जगह दिलाई, लेकिन इसके साथ ही कई तनाव भी पैदा हुए। आइए उनके सबसे बड़े योगदानों और चुनौतियों पर नजर डालते हैं। शी की सबसे मशहूर पहल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। इसे 2013 में शुरू किया गया। इसका मकसद था दुनिया भर के देशों को सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और बिजली घरों के जरिए जोड़ना। ये एक तरह से प्राचीन सिल्क रोड का आधुनिक रूप था। शी ने कहा, हम दुनिया को एक साथ लाना चाहते हैं। इस योजना में 150 से ज्यादा देश शामिल हुए। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट चीन ने बनाए। अफ्रीका में रेलवे और सड़कें बनी। एशिया में बिजली घर और पुल बनाए गए। 2025 तक इस योजना में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका है। BRI ने चीन का प्रभाव बढ़ाया। कई गरीब देशों को इससे फायदा हुआ। जैसे इथियोपिया में नई रेलवे लाइन बनी, जिससे व्यापार आसान हुआ। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई। कुछ देशों ने कहा कि BRI उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रही है। श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट का कर्ज चुकाने के लिए इसे 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। पश्चिमी देशों ने इसे कर्ज कूटनीति कहा, लेकिन शी का कहना है, हम विकास के लिए मदद कर रहे हैं, न कि किसी को फंसाने के लिए। शी ने रूस के साथ भी गहरे रिश्ते बनाए। 2012 के बाद शी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 40 से ज्यादा बार मिले। दोनों देशों ने गैस पाइपलाइन, सैन्य अभ्यास और व्यापार समझौते किए। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो शी ने रूस का खुलकर विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, हम तटस्थ हैं, लेकिन रूस हमारा दोस्त है। इस रुख ने पश्चिमी देशों को नाराज किया, लेकिन रूस और चीन का गठजोड़ और मजबूत हुआ। अमेरिका के साथ शी के रिश्ते जटिल रहे। 2018 में अमेरिका ने चीन के सामानों पर भारी टैक्स लगाए, जिसे ट्रेड वॉर कहा गया। शी ने जवाब में अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगाया। ये जंग टेक्नोलॉजी तक पहुंची, जब अमेरिका ने हुवावे जैसी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। शी ने कहा, हम अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगे। 2025 तक चीन ने चिप्स और 5G टेक्नोलॉजी में अपनी ताकत बढ़ाई, लेकिन इस ट्रेड वॉर ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। फिर भी शी ने अमेरिका के साथ कई बार बातचीत की कोशिश की। 2023 में वे अमेरिका गए और राष्ट्रपति बाइडेन से मिले। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने की बात की, लेकिन रिश्ते पूरी तरह सामान्य नहीं हुए। साउथ चाइना सी में शी की नीतियां भी चर्चा में रहीं। ये एक समुद्री क्षेत्र है जहां चीन, वियतनाम, फिलीपींस और अन्य देश अपना दावा करते हैं। शी ने वहां कृत्रिम द्वीप बनाए और सैन्य अड्डे स्थापित किए। उन्होंने कहा, यह हमारा क्षेत्र है और हम इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन इसकी वजह से वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ तनाव बढ़ा। अमेरिका ने भी इसे चुनौती दी और अपने युद्धपोत भेजे। ये विवाद आज भी बना हुआ है। शी ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी वैश्विक मंच पर छाप छोड़ी।
2020 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में वादा किया कि चीन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को चरम पर ले जाएगा और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ये एक बड़ा वादा था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। शी ने सौर और पवन ऊर्जा पर निवेश बढ़ाया। 2025 तक चीन की 40% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आ रही थी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि चीन अभी भी कोयले पर निर्भर है। फिर भी शी की इस प्रतिबद्धता ने उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनाया। शी ने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव GDI भी शुरू किया। इसका मकसद था गरीब देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। अफ्रीका में स्कूल और अस्पताल बनाए गए। एशिया में सस्ते लोन दिए गए। शी ने कहा, हम दुनिया के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। ये पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी थी। कई देशों ने इसकी तारीफ की, लेकिन कुछ ने इसे BRI की तरह कर्ज का जाल कहा। शी की कूटनीति में एक खास बात है उनका आत्मविश्वास। 2017 में दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया, जब अमेरिका पीछे हट रहा था। उन्होंने कहा, दुनिया को बंद नहीं बल्कि खुला करना चाहिए। उनकी ये बात दुनिया भर में सुनी गई। शी ने कई बार दिखाया कि वे पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आएंगे। जैसे जब हांगकांग और शिनजियांग पर प्रतिबंध लगाए गए तो शी ने जवाब में पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन शी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ताइवान एक बड़ा मुद्दा है। शी ने कहा है कि वे ताइवान को चीन में मिलाना चाहते हैं, चाहे बल प्रयोग करना पड़े। 2025 तक ताइवान के आसपास सैन्य तनाव बढ़ गया है। अमेरिका और जापान जैसे देश ताइवान के साथ हैं, जिससे युद्ध का खतरा बढ़ा है। दूसरी चुनौती है मानवाधिकारों का मुद्दा। शिनजियांग और हांगकांग की वजह से पश्चिमी देश शी की आलोचना करते हैं। कई देशों ने बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक का डिप्लोमैटिक बहिष्कार किया। शी ने इसे राजनीतिक खेल कहा, लेकिन उनकी छवि को नुकसान हुआ। तीसरी चुनौती है भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव। 2020 में लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय और कई चीनी सैनिक मारे गए। शी ने इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। फिर भी शी ने चीन को वैश्विक मंच पर एक मजबूत जगह दिलाई। आज चीन संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अन्य मंचों पर अहम भूमिका निभाता है। शी की कूटनीति ने यह साबित किया कि चीन अब सिर्फ एक बड़ा देश नहीं, बल्कि दुनिया का लीडर है। श्रोताओं, शी जिनपिंग के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमें सिखाते हैं कि एक नेता को अपने देश के हितों के साथ साथ दुनिया की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। उन्होंने BRI, रूस के साथ दोस्ती और पर्यावरण जैसे कदमों से चीन का प्रभाव बढ़ाया, लेकिन ताइवान, अमेरिका और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों ने उनकी राह में रोड़े भी डाले। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उनके भविष्य और विरासत की। तब तक इस कहानी को अपने दिल में रखिए। अध्याय 8, भविष्य की संभावनाएं और विरासत। पिछले अध्यायों में हमने शी जिनपिंग की जिंदगी की पूरी कहानी सुनी। उनके बचपन के संघर्ष, पढ़ाई, परिवार, राजनीतिक सफर, उपलब्धियां, दर्शन, विवाद और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। कैसे उन्होंने लियांगजियाहे की गुफाओं से शुरू करके चीन को दुनिया की महाशक्ति बनाया। आज के आखिरी अध्याय में हम बात करेंगे शी जिनपिंग के भविष्य और उनकी विरासत की। वे भविष्य में क्या कर सकते हैं, उनकी नीतियां और फैसले आने वाले सालों में चीन और दुनिया को कैसे प्रभावित करेंगे, और उनकी विरासत को दुनिया कैसे याद रखेगी। हम इसे सरल भाषा में सुनाएंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। 2025 में शी जिनपिंग अपने तीसरे टर्म में है। 2018 में उन्होंने चीन के संविधान में बदलाव करवाया, जिससे प्रेसिडेंट की टर्म लिमिट हट गई। इसका मतलब है कि वे जितने साल चाहें सत्ता में रह सकते हैं। 72 साल की उम्र में
शी आज भी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से भरे हैं। उनकी नीतियों और दृष्टिकोण ने चीन को एक नई दिशा दी है, लेकिन भविष्य में उनके सामने कई चुनौतियां और संभावनाएं हैं। आइए पहले उनके भविष्य के लक्ष्यों और संभावनाओं पर नजर डालते हैं। शी का सबसे बड़ा सपना है चाइनीज ड्रीम, यानी चीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाना। वे चाहते हैं कि 2049 तक, जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 100वीं सालगिरह होगी, चीन हर क्षेत्र में दुनिया का लीडर बने। इसके लिए वे कई बड़े कदम उठा रहे हैं। पहला है आर्थिक सुधार। 2024 में चीन की अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़ा। रियल एस्टेट सेक्टर, जो जीडीपी का 30% हिस्सा है, संकट में है। बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, बढ़ रही है। शी ने कहा है, हम मंदी को पार करेंगे। उनकी योजना है टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा पर और निवेश करना। 2025 में चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और इलेक्ट्रिक वाहनों में $200 बिलियन का निवेश किया। शी का मानना है कि टेक्नोलॉजी भविष्य की ताकत है। दूसरा बड़ा लक्ष्य है ताइवान का। शी ने कई बार कहा कि ताइवान को चीन में मिलाना उनका सपना है। 2025 तक ताइवान के आसपास सैन्य तनाव बढ़ गया है। चीन ने अपने युद्धपोत और फाइटर जेट ताइवान के करीब भेजे हैं। शी ने कहा, हम शांति से मिलाना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग करेंगे। लेकिन ये आसान नहीं है। ताइवान का समर्थन करने वाले देश जैसे अमेरिका और जापान इसके खिलाफ है। अगर तनाव बढ़ा तो ये युद्ध का कारण बन सकता है। शी के लिए ये एक बड़ा जोखिम है। अगर वे ताइवान को मिलाने में कामयाब हुए तो ये उनकी सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर असफल रहे तो उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। तीसरा लक्ष्य है पर्यावरण। शी ने 2020 में वादा किया था कि चीन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को चरम पर ले जाएगा और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। 2025 में चीन सौर और पवन ऊर्जा में दुनिया का लीडर है, लेकिन कोयले पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है। शी ने हाल ही में कहा, हमें हरी अर्थव्यवस्था बनानी होगी। उनकी योजना है कि 2030 तक 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आए। अगर वे इसमें कामयाब हुए तो ये उनकी विरासत का एक बड़ा हिस्सा होगा। चौथा लक्ष्य है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को और बढ़ाना। BRI ने 150 से ज्यादा देशों को जोड़ा है, लेकिन कई देश कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। शी ने कहा है, हम BRI को और पारदर्शी बनाएंगे। 2025 में उन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे अफ्रीका में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एशिया में हाई स्पीड रेल। अगर BRI कामयाब रही तो ये चीन को दुनिया का आर्थिक केंद्र बनाएगी, लेकिन अगर कर्ज के विवाद बढ़े तो ये शी के लिए चुनौती होगी। शी के सामने कई चुनौतियां भी है। पहली है आर्थिक मंदी। 2024 में चीन की GDP ग्रोथ 4.5% थी, जो 30 साल में सबसे कम थी। रियल एस्टेट कंपनियां जैसे एवरग्रांडे दिवालिया हो गई। युवाओं में बेरोजगारी 20% तक पहुंच गई। शी ने नई नीतियां बनाई, जैसे छोटे बिजनेस के लिए लोन और टैक्स में छूट। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी तो जनता का भरोसा टूट सकता है। दूसरी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय तनाव। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी प्रतिबंध अभी भी जारी है। ताइवान और साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ रहा है। भारत के साथ 2020 की लद्दाख झड़प के बाद रिश्ते तनावपूर्ण हैं। शी ने इन मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया है, लेकिन इससे युद्ध का खतरा बढ़ा है। तीसरी चुनौती है जनता का भरोसा। 2022 में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये चीन में बहुत दुर्लभ था। शी ने सख्ती हटाई, लेकिन लोगों में कुछ असंतोष बाकी है। अगर भविष्य में आर्थिक या सामाजिक समस्याएं बढ़ी तो ये उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं शी की विरासत की। शी जिनपिंग को आने वाली पीढ़ियां कैसे याद करेंगी? ये एक जटिल सवाल है। शी ने चीन को कई मायनों में बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है गरीबी उन्मूलन।
2021 तक चीन ने 100 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाला। ये एक ऐतिहासिक काम था। एक किसान ने कहा, शी ने हमें स्कूल और सड़कें दी, हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उनकी दूसरी बड़ी विरासत है चीन को वैश्विक महाशक्ति बनाना। 2012 में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन उसका प्रभाव सीमित था। 2025 तक चीन की जीडीपी 18.7 ट्रिलियन डॉलर है और वो टेक्नोलॉजी, सेना और कूटनीति में दुनिया का लीडर है। BRI और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने चीन का प्रभाव अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक फैलाया। शी ने कहा, हमने दुनिया को दिखा दिया कि चीन कमजोर नहीं है। शी की विचारधारा, शी जिनपिंग थॉट, भी उनकी विरासत का हिस्सा है। इसे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। उनकी किताब द गवर्नेंस ऑफ चाइना दुनिया भर में पढ़ी जाती है। ये विचारधारा चीन को एकजुट रखने और भविष्य की दिशा देने में अहम है, लेकिन उनकी विरासत के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। शिनजियांग, हांगकांग और सेंसरशिप के विवादों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। पश्चिमी देश उन्हें तानाशाह कहते हैं। टर्म लिमिट हटाने के फैसले ने कई लोगों को नाराज किया। कुछ लोग कहते हैं शी ने सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। चीन में शी की लोकप्रियता अभी भी बहुत है। लोग उन्हें एक मजबूत और समर्पित नेता मानते हैं। एक दुकानदार ने कहा, शी ने हमें गर्व करने का मौका दिया। लेकिन कुछ लोग, खासकर युवा, उनकी सख्त नीतियों से नाराज हैं। भविष्य में शी की विरासत इस बात पर निर्भर करेगी कि वे इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। अगर वे अर्थव्यवस्था को सुधार ले गए, ताइवान के मुद्दे को शांति से हल किया और पर्यावरण के वादे पूरे किए, तो उन्हें एक महान नेता के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन अगर तनाव बढ़ा या अर्थव्यवस्था और बिगड़ी, तो उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। शी खुद कहते हैं, चीन का सपना पूरा होगा, हमें बस मेहनत और एकजुटता चाहिए। उनकी ये बात उनके गांव के अनुभवों से आती है, जहां उन्होंने सीखा कि मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। श्रोताओं, शी जिनपिंग का भविष्य और विरासत हमें सिखाती है कि एक नेता की जिंदगी आसान नहीं होती। उन्होंने चीन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन रास्ते में कई विवाद और चुनौतियां भी आईं। उनकी कहानी हमें बताती है कि मेहनत, दृष्टिकोण और हिम्मत से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन हर फैसले का एक परिणाम होता है, और ये थी शी जिनपिंग की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो चीन और दुनिया को नया रूप दिया। हमें उम्मीद है कि द बेटर वर्ल्ड पर यह ऑडियो बुक आपको नेतृत्व, संघर्ष और सपनों की ताकत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगी। शी के सफर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचे। आइए मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं। अगली कहानी तक बड़े सपने देखते रहिए और प्रेरित रहिए। नमस्ते।